झारखंड प्रदेश भाजपा के दीपक कदम दर कदम पार्टी की सीढ़ियों पर चढ़े। 1973 में कदम रखा था राजनीति में। उस समय गुजरात में थी युवा नरेंद्र मोदी की धूम। वाजपेयी थे आदर्श, गोविंदाचार्य से मिला स्नेह और नरेंद्र मोदी हैं प्रणेता। पसंद है अमित शाह की आक्रामकता, जेपी नड्डा से मिल रही सीख। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की कतार काफी लंबी है। बाबूलाल मरांडी से लेकर अभय कांत प्रसाद, पीएन सिंह से लेकर रविंद्र राय, रघुवर दास से लेकर लक्ष्मण गिलुआ तक ने झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काफी कदम उठाए, सफलता भी मिली। इन अध्यक्षों ने पार्टी को झारखंड में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाई तो केंद्र में भी झोली भर भर कर सांसद भेजे। अब भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता रहे दीपक प्रकाश के कंधों पर पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इन्होंने अपने अब तक के लगभग 1 साल के कार्यकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश जगाया है। उनमें पार्टी के प्रति समर्पण का भाव भरा है। कार्यकर्ताओं का भी भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है। इन सब के बीच दीपक प्रकाश में जो खास है वो ये कि अभी तक वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सर या डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। कार्यकर्ता उन्हें भैया ही बोलते हैं और वो भैया ही बने रहना चाहते हैं। दीपक प्रकाश के राजनीतिक सफर और संघर्षों पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दीपक प्रकाश की रोशनी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो एक पद है, एक सम्मान है जो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के लिए निर्लोभ राजनीतिक यात्रा के लिए प्रदान किया है। ये यात्रा सुगम सरल नहीं रही है। इस यात्रा तक पहुंचने के लिए उन्हें टेढ़े मेढ़े पथरीली कंटक रास्तों से गुजरना पड़ा है। एक जमीनी कार्यकर्ता से शुरू हुआ उनका सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अब झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। कार्यकर्ता के रूप में उनके सेवा कार्यों को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें इस पद पर बिठाया है। जिस समय उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई उस समय पार्टी के कार्यकर्ता घटाटोप निराशा के दौर से गुजर रहे थे। अचानक भाजपा के हाथ से सत्ता चले जाने के बाद कार्यकर्ताओं पर मानो पहाड़ सा प्रहार हो गया था और वे हतोत्साहित होकर अपने अपने घरों में बैठ गए थे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक प्रकाश के सामने इन कार्यकर्ताओं को नैराश्य भाव से निकालकर पार्टी की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जोड़ना एक कठिन काम था। कारण जो कार्यकर्ता सत्ता की चकाचौंध देख चुके थे, सत्ता दल के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें जो प्रशासनिक लाभ मिला था, अब वे प्रशासन के समक्ष एक अनजान सा चेहरा हो गए थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती से पार पाना बगैर काबिलियत के संभव नहीं था। दीपक प्रकाश ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलते ही परफॉर्म करना शुरू किया और इस क्रम में उनकी काबिलियत सामने आई और वो काबिलियत दिनों दिन अपनी छाप छोड़ रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दरमियान प्रदेश भाजपा ने अपनी जो जनशक्ति दिखाई है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंकी है, वो दीपक प्रकाश के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। इस यात्रा में न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के अधीन आने वाले कार्यकर्ता या नेता ही जी जान से लगे, बल्कि छात्र संगठन से लेकर महिला संगठन, किसान संगठन से लेकर यूथ संगठन, सभी के सभी कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतर गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश दे रहे हैं कि दीपक प्रकाश के नेतृत्व में हम कोई भी जंग लड़ने को तैयार हैं। दरअसल शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा में जो रिस्पांस मिला वो प्रतिफल है जमीन से जुड़े नेता के
नेतृत्व क्षमता का। अक्सर देखा जाता है जब नेता बड़ा होता है तो वो खुद को लार्जर देन लाइफ बनाने की कतार में लग जाता है। वो कार्यकर्ताओं से एक दूरी बनाकर चलने लगता है, भीड़ से बचने की कोशिश करता है। वो ओहदे और प्रभाव के हिसाब से कार्यकर्ताओं नेताओं को तरजीह देता है। लेकिन दीपक प्रकाश के राजनीतिक प्रकाश से पार्टी की हयाती उसी तरह लोगों में पैठ बना रही है, मजबूत हो रही है, जिस तरह सूर्य की रोशनी मिलने से जमीन की होती है। बंजर जमीन भी सूर्य की रोशनी से उपजाऊ बन जाती है। बात 1973 की है, जब युवा दीपक प्रकाश को राजनीति अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उनमें राजनीतिक सेवा भाव पनपने लगा। छात्र जीवन में उनकी राजनीति में दिलचस्पी और लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनका जुड़ाव उन्हें राजनीति के गुर को समझने की दिशा में मदद कर रहा था। मेरे मन के किसी कोने में इच्छा हो रही थी गुजरात की राजनीतिक खिड़की खोलने की, गुजरात की राजनीतिक शैली जानने समझने की। गुजरात में 1973 में नरेंद्र मोदी नाम का एक युवा प्रचारक ABVP से जुड़कर कई आंदोलन में शामिल हो रहा था, आंदोलनों को गति दे रहा था। उस युवा की चर्चा भाजपा के हर विंग में हो रही थी। नरेंद्र मोदी नाम का वो युवा उस दौरान बढ़ती महंगाई और कई सामाजिक मुद्दों के साथ आम इंसान के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसी दौरान नरेंद्र मोदी नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे थे। इस आंदोलन को तब बल मिला जब जयप्रकाश नारायण ने इसका समर्थन किया। देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थी परिषद के युवाओं छात्रों में गुजरात के नरेंद्र मोदी एक छाप छोड़ रहे थे और उनकी इस छाप से दीपक प्रकाश खासा प्रभावित हुए थे। चलिए गुजरात की खिड़की अभी बंद करते हैं, रांची आते हैं। रांची उस वक्त बिहार का हिस्सा था। हम बात कर रहे हैं 1990 से 2000 के दौर की। एकीकृत बिहार, जहां झारखंड अलग राज्य की आवाज तेजी से उठ रही थी। एक नए राज्य के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। एक नई राजनीतिक पीढ़ी का भी उदय हो रहा था। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का बोलबाला था, वहीं 90-95 में भाजपा अपनी जमीन तलाश रही थी। मीडिया का पूरा फोकस पॉइंट लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर था, बाकी बचा स्थान कांग्रेस पा रही थी। राजद से जुड़ा हर छोटा बड़ा नेता मीडिया की सुर्खियों में था। उनके ताम झाम और लटके झटके देखते ही बनते थे। वहीं अन्य पार्टी के नेता अपनी छोटी छोटी प्रेस विज्ञप्ति छपवाने के लिए अखबार के ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे। लेकिन यही चक्कर लगाना उन्हें मीडिया से भी करीब लाता गया। उनकी भी गतिविधि अखबारों के पन्नों पर दिखाई पड़ने लगी। उस दौर में यहाँ की मीडिया को भी एक नई पहचान मिलने लगी। झारखंड की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कई अन्य संस्थानों ने भी इस दरमियान यहाँ से अखबार निकालने की योजना बना ली और देखते ही देखते कई मीडिया संस्थानों का भी उदय हुआ। कुछ पुराने अखबार नए कलेवर में सामने आए। जो अखबार कभी किसी पार्टी विशेष के समर्थक के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने पत्रकारिता के मर्म को समझा और उन अखबारों में सभी दलों को समान रूप से जगह मिलने लगी। अखबारों का आम लोगों से दरस परस बढ़ा। उस दरमियान अलग राज्य की आवाज भी मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। झारखंड के लिए हर तरफ अलग राज्य की आवाज उठने लगी। झारखंड का युवा वर्ग अंगड़ाई लेने लगा। युवाओं राजनीतिक दलों का नया ठिकाना अब पार्टी कार्यालयों से निकलकर सड़कों पर बन गया। इधर जुलूस उधर जुलूस, इधर घेराव उधर घेराव। वैसे तो अलग राज्य की मांग 70 साल पहले ही जयपाल सिंह मुंडा ने बुलंद कर दी थी। साल 1930 में आदिवासी महासभा ने जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में अलग राज्य का सपना देखा गया था। उसके बाद इसको लेकर समय समय पर आंदोलन किया जाता रहा। अलग राज्य के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तड़प कौन भूल सकता है। उनका अलग राज्य के लिए संघर्ष झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के दौरान संथाल परगना, छोटा नागपुर, कोयलांचल और कोल्हान में शिबू सोरेन की एक हुंकार से लोग एकत्रित हो जाया करते थे।
अलग राज्य झारखंड के लोगों के लिए एक नई पहचान लेकर आने वाला था। लेकिन इसको गति मिली 1990 के बाद, जब शिबू सोरेन ने पूरी ताकत झोंकी। उसके बाद भाजपा भी अलग वनांचल राज्य के लिए सक्रिय हुई और देखते ही देखते भाजपाई भी सड़कों पर उतर पड़े। उस समय इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह, दीनानाथ मिश्र, प्रवीण सिंह और दीपक प्रकाश का नाम अचानक सामने आया। दीपक प्रकाश और मित्रों की एक टीम थी जो एकमत किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी रहती थी। जब आंदोलन पूरे उफान पर था और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अचानक भाजपा नेताओं का वजन बढ़ गया और उनकी आवाज को जगह मिलने लगी। इस आवाज ने असर दिखाया और अलग राज्य को अंजाम दिया भाजपा के स्तंभ पुंज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर आने वाला था 15 नवंबर 2000 का दिन, जब भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का नाम अंकित होने वाला था। झारखंड का उदय होने वाला था और सचमुच में 15 नवंबर ने इतिहास रच दिया। बाबूलाल मरांडी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया। राज्य की राजनीति को नई दिशा मिल गई थी। हर जमीनी कार्यकर्ता को अब मकसद मिल गया था। उन्हें भी लगने लगा कि वो भी राजनीति की मुख्य धारा में आ सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सामान्य से भाजपा के कार्यकर्ता दीपक प्रकाश को नई ऊर्जा मिल गई थी। उनके काम की बदौलत उनके चेहरे को पहचान मिलने लगी और दिल्ली के नेताओं के नजदीक दीपक प्रकाश आते गए। जब भी कोई नेता दिल्ली से झारखंड दौरे पर आता था, दीपक प्रकाश को विशेष जिम्मेदारी मिलती थी। 2000 से लेकर 2013 तक का भाजपा का सफर सबको पता है। इस बीच पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली कि वो अकेले दम पर स्थायी सरकार बना सके। फिर आया 2014 का विधानसभा चुनाव, जिसमें भाजपा ने 37 सीटों पर अपना झंडा गाड़ दिया था। वहीं एनडीए गठबंधन 42 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के दरवाजे पर खड़ा था और पिछले 14 साल में 9 मुख्यमंत्री देख चुके झारखंड में रघुवर दास की सरकार बनने वाली थी। ये भाजपा की झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी जीत थी और राज्य को पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। ये झारखंड में नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत थी। लेकिन 2019 आते आते भाजपा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा और पार्टी सत्ता से विपक्ष में बैठ गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपनी सीट गंवा बैठे। इस हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नैराश्य भाव पनप गया। कार्यकर्ता अपने घरों में बैठ गए। पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में लाना एक कठिन चुनौती थी। पार्टी आलाकमान ने बहुत सोच समझकर दीपक प्रकाश के सिर पर ये जिम्मेदारी सौंपी। जब दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके लिए रास्तों में कांटे ही कांटे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को घर से निकालकर मुख्य धारा में जोड़ दिया। उनकी काबिलियत का बड़ा उदाहरण उस समय मिला जब आलाकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा का टिकट दिया। इस चुनाव में दीपक प्रकाश ने निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव का वोट भी ले लिया, जो भाजपा से खफा होकर अलग हो गए थे और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। इन दोनों विधायकों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन जब राज्यसभा में भाजपा ने दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया तो इन दोनों ने अपने तमाम मतभेद भुलाकर दीपक प्रकाश के पक्ष में मतदान किया। सरयू राय ने कहा भी था कि वो दीपक प्रकाश को वोट दे रहे हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता को वोट दे रहे हैं, उनके व्यवहार से वो प्रभावित हैं। अभी जन आशीर्वाद यात्रा के दरमियान दीपक प्रकाश ने दोबारा अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। जब पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता, सांसद और विधायक सड़क पर उतरकर नई नई शिक्षा राज्य मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी को अपना आशीर्वाद दे रहा है, गजब का माहौल है, गजब का उत्साह है, गजब का जोश, और ये सब पैदा किया है दीपक प्रकाश के नेतृत्व ने। रिपोर्ट को विराम देने से पहले हम एक बार फिर गुजरात की उस खिड़की को हल्के ढंग से खोल रहे हैं
गुजरात के उस युवा के हाथ में देश की कमान मिल चुकी थी, यानी नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के सामने अपनी सेवा दे रहे थे और अपने नेतृत्व में भाजपा को एक नया आयाम भी। अमित शाह के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी भाजपा को जन जन की पार्टी बनाने की कोशिश में रम गए और उन्होंने राज्य स्तर पर भी पार्टी की कमान को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपने का निश्चय किया जिनका जीवन संघर्षों से तप कर निकला हो, जिन्होंने जन सेवा को सर्वोपरि माना हो। अगर अचानक से दीपक प्रकाश के हाथ प्रदेश की कमान सौंप दी गई और साथ में राज्यसभा में उन्हें भेजा गया तो ये अचानक नहीं था। उस 1973 में दीपक प्रकाश ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जरूर सेवा देकर कोई जगह बनाई थी जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महसूस किया था और समय आने पर झारखंड की कमान उनके हाथ सौंप दी। उस दीपक प्रकाश के हाथ जो सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं, जिनमें परोपकार कूट कूट कर भरा है, वो ऐसे नेता हैं जिनके लिए हर कार्यकर्ता के दिल में भैया की जगह है। कार्यकर्ता उन्हें सर नहीं कहता, दीपक प्रकाश भी भैया ही बना रहना चाहते हैं। उनमें सेवा भावना कैसे कूट कूट कर भरी है, इसे देखना है तो कभी उनके आवास पर जाइए। रांची ही नहीं, दिल्ली आवास पर भी, जहां का दरवाजा हर कार्यकर्ता के लिए खुला है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को एक सा सम्मान। अगर कोई गया तो सबसे पहले दीपक प्रकाश उसे अपने आवास में ठहराते हैं, खाना खिलाते हैं। यही नहीं, अगर वो बाहर रहना चाहता है तो उसके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। इलाज के लिए अगर कोई गया तो दीपक प्रकाश एम्स के पास एक कमरा भी लेकर रखे हुए हैं जहां रहकर कार्यकर्ता या व्यक्ति अपने मरीज की देखभाल कर सकता है। संसद की कार्यवाही के दौरान दीपक प्रकाश के आवास पर मेला सा लगा रहता है। ऐसे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी इनके आदर्श रहे। गोविंदाचार्य से इन्हें काफी स्नेह मिला था। राजनीति में नरेंद्र मोदी इनके प्रणेता हैं, वहीं अमित शाह की फैसला लेने की क्षमता इन्हें काफी प्रभावित करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये सीख रहे हैं। इनके जीवन में नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने भी छाप छोड़ी है। दीपक प्रकाश की एक और खासियत है, जब वो भाषण देते हैं तो उनकी मुट्ठी बंध जाती है। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो उन्होंने अपने कर्मों से अर्जित किया है, जीवन संघर्ष से अर्जित किया है। भाजपा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, तो दीपक प्रकाश के संघर्षों को पार्टी नजरअंदाज कैसे कर देती। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।